हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। आई एम पूजा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी, दैट इज चैप्टर नंबर 5 which is named as the fundamental unit of life. In this chapter we are going to talk about कि fundamental unit of life क्या है, उसका structural organization कैसा है, वो कैसे अपने functions को perform करता है. So let's begin. So according to you, what could be the fundamental unit of life? Fundamental unit of life का मतलब हो गया the term itself means जो कि बेसिक सारे functions प्लस स्ट्रक्चर दोनों को परफॉर्म करता हो. तो अभी तक आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग यू मस्ट नो सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? सो डेफिनेशन ऑफ सेल क्या हो जाएगी? इट इज the structural and functional unit of life. So let's talk about what do you mean by structural unit of life as well as functional unit of life. यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज आई जब जैसे ही हमने सेल डिफाइन किया, तो उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल का सिंपल मीनिंग हो गया स्ट्रक्चर से, है ना, कि कोई भी स्ट्रक्चर बॉडी में जो बना हुआ होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेल. जैसे अगर हम आई की बात करें, अगर हम हार्ट की बात करें, अगर हम लिवर की बात करें, जितने भी टाइप के आपके बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से. तो वो सेल एक टाइप का भी हो सकता है, मल्टीपल टाइप का भी हो सकता है. तो इन द सब्सिक्वेंट पार्ट्स हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ बेसिक टर्म्स को समझते हैं. तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल. अब फंक्शनल का क्या मतलब हो गया? यानी कि बॉडी के जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं वो सब कौन परफॉर्म करेगा? सेल. एंड दैट्स व्हाई दिस डेफिनेशन कम्स into action that it is known as the structural as well as the functional unit of life. बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल. बेसिकली देखिए बच्चों, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको दोबारा से एक बार अच्छे से क्लियरली समझ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी. तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी बेसिक एज वेल एज एडवांस टर्म्स. ओके, सो सबसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं. कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, जहां आप रहते हैं. मान लीजिए एक घर है ना. ये जो घर है, अब ये आपका घर है, ठीक है. इसमें देखिए यहाँ पे रूफ भी है और सारी चीजें भी हैं. यहाँ विंडो है, यहाँ पे आपके पास गेट है एंड ऑल, ठीक है. तो ये बना किस चीज से हुआ है? घर एज अ होल तो कोई स्ट्रक्चर नहीं था. ये कैसे बना? अगर जो हम लोग अभी डे टू डे लाइफ में, यानी कि हम जिन बिल्डिंग्स में रहते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं? ईंट होती है. तो ये जो ईंट होती है, ये ईंट ही तो घर बना रही है ना. तो दैट्स हाउ दिस ईंट इज एक्टिंग एज द फंक्शनल यूनिट, ठीक है. और ये जो घर है वो अगर हम एग्जाम्पल लें अपना ह्यूमन बॉडी का, तो हम अगर ह्यूमन बॉडी हैं और उसको अगर हम कंपेयर करें हाउस से, तो वहां पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ईंट जो है वो क्या है? वो जो ब्रिक है वो इट इज एक्टिंग एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ होम, दिस बिल्डिंग. एंड हियर द सेल इज एक्टिंग एज द फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि उसी के स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम बने हुए हैं. सिंपल सी बात है, अगर रूफ बनाना है तो रूफ में डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा. अगर घर की बेस बनानी है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा. दैट्स हाउ हमारी बॉडी में भी जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन. अगर हमारे हैंड्स बने हैं तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. अगर हमारी आईज बनी है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट में जो टिश्यूज हैं तो वो अलग हैं, राइट. तो इन आवर नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि टिश्यू क्या होता है एंड उसके हायर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. ओके, तो जो ये सेल टर्म है, दिस टर्म केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड
अच्छा, लेटिन वर्ड को हम, आपने अभी तक ये भी पढ़ा होगा बहुत जगह पे कि लेटिन वर्ड एंड ग्रीक वर्ड। तो ये लेटिन और ग्रीक वर्ड्स क्या है? एक्चुअली ये पुराना साइंटिफिक लैंग्वेज है बेसिकली, ये अब नहीं बोला जाता है इसलिए हम इसको डेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज है जो बहुत पहले बोला जाता था। तो उस साइंटिफिक लैंग्वेज के थ्रू वहाँ से जो वर्ड्स डिराइव हुए थे, जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुए थे, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेटिन टर्म, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक टर्म एंड ऑल। ओके, तो द सेल हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड। इसका सिंपल मीनिंग होता है लिटिल रूम। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड इट हैज बीन ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो आपको बेसिकली सेल के बारे में ये सारी चीजें हम धीरे धीरे अब डिस्कस करेंगे कि सेल को किसने आइडेंटिफाई किया, कैसे कैसे करके सेल आइडेंटिफाई हुआ, कैसे पता लगा कि सेल होता है, कोई एक चीज होती है। तो वो सब चीजें हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करते चले जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की थी। सो हियर देयर आर सर्टेन बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार क्या आइडेंटिफाई किया था? सेल। ओके, ये जो सेल है ये इन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया? बेसिकली क्या हुआ था, जो ट्री होती है ना, जैसे मान लीजिए एक ट्री है, इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या होता है, इसकी एक कवर होती है ना, बार्क बोलते हैं उसको, है ना, BARK। तो ये जो बार्क होती है ना, इनके अंदर कॉर्क सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्क सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं, ये सब चीजें हम आगे टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम अपने इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, एक्चुअली माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन 16th सेंचुरी में ही हुआ था, बट स्टिल इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और वो बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था। उसके थ्रू इन्होंने सेल को पहली बार देखा और उसमें इन्होंने कॉर्क सेल्स को देखा। वो उनको एक छोटे छोटे ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए और वो सारे सिमिलर थे, एंड दैट्स वाई इन्होंने इसको, क्योंकि वो छोटे स्ट्रक्चर्स थे, दे लुक लाइक लिटिल रूम, एंड दैट्स वाई इन्होंने उसको सेल बोला। और इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि देयर इज समथिंग विच इज मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, और उसका जो बार्क है उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड दैट्स वाई इन्होंने इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स में कंसिडर किया और इन्होंने इसको सेल बोला। ओके, देन ल्यूएनहुक in the year 1674, that is approximately 9 to 10 years after रॉबर्ट हुक के आइडेंटिफिकेशन के बाद, ल्यूएनहुक ने एक और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और उसके थ्रू इन्होंने सेल्स को किस में देखा? लिविंग कंडीशन में। यानी कि इन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स देखे, और ये जो लिविंग सेल्स थे इन्होंने कहाँ देखे? ये इन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा। पॉन्ड वाटर में इन्होंने देखा कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और वो जिंदा हैं। तो फर्स्ट टाइम ल्यूएनहुक ने क्या किया? लिविंग सेल्स को आइडेंटिफाई किया। देन रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831, इट्स अ ह्यूज गैप, इन द ईयर 1831, क्योंकि तब माइक्रोस्कोप बने तो हुए थे बट इतने ज्यादा एडवांस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल नहीं थे। तो विद द एडवांसमेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, वहां पे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या आइडेंटिफाई किया? पहली बार न्यूक्लियस। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन की ये फाइंडिंग थी न्यूक्लियस। इन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आप खुद सोचिए, सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस एक छोटे डॉट से भी छोटा है। यू कांट सी सेल्स विथ योर नेकेड आई, मतलब अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो, है ना, देयर आर सर्टेन सेल्स जो बहुत बड़े होते हैं, उनका एग्जाम्पल्स भी आपको पता होगा। तो वो जैसे एक एग है, जो एग है वो भी एक सेल है, जो एग आप खाते हैं वो भी एक सेल है, तो वो आप देख सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो एक डॉट से भी छोटा सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। दैट मीन्स यू नीड समथिंग, यू नीड सम इक्विपमेंट्स जिसके थ्रू आप सेल्स को ऑब्जर्व कर सकें। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब एडवांसमेंट हुई माइक्रोस्कोप की, वहां से क्या हुआ? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि देयर इज समथिंग inside the cell. Say for example, this is a cell. There is something present inside this and he called it nucleus. Okay? ये भी हम डिस्कस करेंगे। Then Purkinje, he was another scientist. This scientist in the year 1839, Purkinje's finding was protoplasm. प्रोटोप्लाज्म टर्म इन्होंने दिया था, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के, उसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला।
ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। देन देयर कम्स स्लाइडन एंड शॉन। स्लाइडन एंड शॉन ने इन द ईयर 1838 एंड 1839 इन लोगों ने एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी, एंड दैट ऑब्जर्वेशन वाज कि जितने भी एनिमल प्लस प्लांट, जितने भी एनिमल प्लस प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे एनिमल्स एंड सारे प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने एक लाइन बोली, दिस इज विच वाज कॉल्ड एज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके फाइन। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स थी दैट केम टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनको क्या किया गया, क्या कहा गया, इनको बोला गया, दीज 2 स्टेटमेंट्स वेर कॉल्ड एज, और इनका जो नाम आता है स्लाइडन एंड शॉन का, इनका नाम आता है बेसिकली कि इन्होंने क्या दिया, सेल थियरी। इस थियरी को सेल थियरी कहा गया, जिसमें ये कहा जाता है कि ऑल द एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन द ईयर 1855 वर्शो ने क्या कहा, उनका कहना था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि इनकी स्टेटमेंट थी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री existing cells. Fine, this is also a very very important statement in the cell theory. Cell theory में ही इसको भी consider किया जाता है. So these 3 statements make cell theory basically. First is animal and plants are made up of cell. Second is cell is the basic unit of life, and third is that all cells arise from the pre-existing cells. What does that mean? अब ऑल सेल, जितने भी सेल है वो पुराने सेल से आ रहे हैं, यानी कि एक सेल है उससे दूसरा सेल आएगा, फिर उससे ही तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी आएगा। तो आपको क्या लगता है ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होंगे? इट्स अ ह्यूज नंबर, राइट? तो ये जो ह्यूज नंबर है वो कैसे आया होगा? एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए, जो एग होता है ह्यूमन का ही, एग और स्पर्म 2 सेल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं these 2 in combination are called as germ cells, है ना? ये दोनों मिला करके germ cells होते हैं। germ cells जो होते हैं, क्योंकि सोमेटिक सेल्स होते हैं और germ cells होते हैं, तो ये जो germ cells हैं बेसिकली ये जो एग है और ये जो स्पर्म है उनमें कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट डिफाइंस कि सेल जो है वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन अभी एक जस्ट इन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ कि क्यों हम बोल रहे हैं ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पे आप देखिए, जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड जो होता है ह्यूमन का जो डिप्लॉइड सेल होगा, दैट विल हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ क्रोमोसोम है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है। जो एग है इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और जो स्पर्म है इसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जब एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो एग और स्पर्म जब फ्यूज करते हैं तो ये एक एन और ये एक एन, तो ये क्या बनाएगा 2n, तो ये दोबारा से क्या हो गया, डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स हो गए, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ डिप्लॉइड सेल। तो यही जो डिप्लॉइड सेल होता है, यही डिप्लॉइड सेल क्या होता है, डिवाइड करता है, यानी कि एक सेल से फिर ये 4 सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन, मल्टीपल डिविजन होते चले जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।